Welcome back students. This is the one shot video of biotechnology and its application. In this chapter we have to cover all the topics of this chapter. So let's start quickly. सबसे पहले आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे आता है? तो पहला पॉइंट है थेरापेटिक्स। थेरेपीज जो होती है किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, चाहे वो आपकी ड्रग्स को यूज करके हो या किसी और तरीके से हो, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। दूसरा होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या डिसीज है, वहाँ पे इसका यूज होता है। तीसरा हो जाता है आपका प्रोसेस्ड फूड। खाने की जो प्रोसेसिंग होती है, जो फूड पैक्ड फूड है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहे। उसके बाद आपका आ जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी प्लांट की जीन्स में मैनिपुलेशन होता है उसमें हम कोई और जीन को ऐड कराते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। इसके अलावा बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का मतलब होता है कि ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जब आपका ऑयल बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए, ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करने के लिए या क्लीन करने के लिए आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। मेनली सीडोमोनास को हम यूज करते हैं, वहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, मेडिसिन लाइन में हम देखेंगे, मेडिसिन लाइन में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो तीन एरिया ऐसे होते हैं जो जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च चलती रहती है। पहला है कैटलिस्ट, दूसरा है ऑप्टिमम कंडीशंस टू कैटलिस्ट, कंडीशन फॉर कैटलिस्ट, और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमें पता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके या किसी सेल का या प्लांट्स और एनिमल सेल का यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या उसका वो सेल हो, कोई प्रोडक्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो उसमें हम जो कैटलिस्ट कोई ऑर्गेनिज्म कोई सेल यूज कर रहे हैं वो इम्प्रोवाइज टाइप का होना चाहिए, वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए जिससे हमें प्रोडक्ट बेस्ट मिले। अब उस कैटलिस्ट को ग्रो करने के लिए जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ऑप्टिमम कंडीशंस जो भी उसको चाहिए, जो एग्जैक्ट पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो प्रोवाइड कराना, इस चीज़ पे हमेशा रिसर्च रहती है। थर्ड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? एक बार हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाए, एक बार प्रोडक्ट हमारा फर्मेंटर में बन जाता है, उसके बाद उसको हम प्यूरिफाई करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कैटलिस्ट से। प्यूरिफिकेशन के बाद उसकी पैकिंग और सेपरेशन, वो सारी चीज़ें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाती है। तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी पे, जिस पे हमेशा रिसर्च करती रहती है फॉर द इम्प्रूवमेंट। बेस्ट कैटलिस्ट मिलेगा ताकि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिले, उस कैटलिस्ट को ग्रो करने के लिए बेस्ट कंडीशंस देनी है, और जो प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए बेस्ट प्रोसेसेस हमें अप्लाई करना है। तो दीज आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में बायोटेक की एप्लीकेशंस के बारे में हमें देखना है, तो ये फर्स्ट टॉपिक मेन है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर आपकी तीन तरीके की होती है। पहले को बोलते हैं एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो अब देखो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर नाम से क्लियर है, केमिकल्स का यूज करके। तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हिंदी में हम हरित क्रांति भी कहते हैं, इसमें क्या हुआ था? केमिकल्स का यूज करके। केमिकल्स कौन कौन से आपके, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स है हो गए आपके, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स है, या फिर आपकी हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड्स,
इन चीज़ों का यूज़ करके, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज है फार्मिंग की, बेटर टेक्निक्स को यूज़ करके आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन था, क्रॉप प्रोडक्शन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया था। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया था क्रॉप प्रोडक्शन को, उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका ड्रॉबैक था, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हर एक फार्मर, ये 2 इसके ड्रॉबैक आप रख सकते हो। तो हर एक फार्मर, एक नॉर्मल फार्मर कैन नॉट अफोर्ड दिस केमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्दो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, लेकिन इससे हमें एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो हमें चाहिए होता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब एक वर्ड आपको लिखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये नाम से क्लियर हो जाता है, जिनकी जीन्स को मॉडिफाइड किया हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म विच हैव, organism having altered gene, altered or manipulated genes are called जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जीन्स में हमने दूसरी जीन्स ऐड करी है, तो उसकी जो नेचुरल जीन्स है वो अल्टर्ड हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो प्लांट जिनके अंदर हमने जीन ऐड ऑन करी है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपके कहलाते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज हो जाता है टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसमें बहुत सारे पॉइंट हम आगे पीछे लिख सकते हैं। हार्वेस्ट लॉसेस, जैसे आप देखते हो जो टमाटर होता है वो एक बार उसको हमने पेड़ से निकाल लिया, उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा लॉस आ जाता है, उसकी सारी ओवर राइपनिंग से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक आपका टमाटो है फ्लेवर सेवर। ठीक है, इस टमाटो के अंदर जीन्स मॉडिफाइड करी गई, जो क्या इनहिबिट कर रही थी, देवर इनहिबिटिंग पॉलीगैलेक्टोयूरेज को वो इनहिबिट कर रही थी, जिसकी वजह से पैक्टिन खत्म नहीं हो पा रहा था और जो आपका टोमेटो था वो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश रह रहा था। तो ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। दूसरा आपका आ जाता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो आपका कोई भी क्रॉप होता है वो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट लेता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे उसकी जीन्स को मैनिपुलेट करके। तीसरा आपका हो जाता है टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसी का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में। जैसे जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है आपका ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें बीटा कैरोटीन को यूज किया गया है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन से इसमें विटामिन ए का जो कंटेंट है प्लस आयरन का जो कंपोजिशन है वो नॉर्मल आपके राइस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट टू अवॉइड एबायोटिक स्ट्रेसेस। आपका कभी ऐसा होता है कि आपका ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, आपका बाढ़ आ जाती है या हैवी वाटर वगैरह कंडीशंस को, इन कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए, इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारी होती है जो हमें बेटर रिजल्ट देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अब हम इसमें आपके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या होता है, एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस आपका बैक्टीरिया है, JIELSIS, ठीक है। ये इसीलिए इसको B कैपिटल और T स्मॉल में। इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर आपका इंसेक्टिसाइडल मीन्स स्पेसिफिक जीन्स आप बोल सकते हो, जीन्स है जो आपकी इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स को बनाती है। ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये प्रोएक्टिव है, ठीक है, ये अभी प्रोटॉक्सिन है, ये एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो आपके 3 ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स थे। एक है आपका लेपिडोप्टेरेंस में आ जाता है आपका टोबैको वडवर्म और आपका आर्मीवॉर्म। दूसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है यहाँ पे कोलेप्ट्रेंस, जिसमें आपकी मेनली आ जाती है बीटल्स, और थर्ड वन आ जाता है डिप्टेरेंस, जिसमें आपके आ जाते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। इन 3 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये टॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है? टॉक्सिन बनाता है। ये टॉक्सिन कैसे काम करता है? जब ये, वैसे तो ये अब एक्टिव नहीं है टॉक्सिन, लेकिन अगर वो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो इनकी बॉडी में एंटर करता है, और जैसे वो गट के अंदर, मिडगट के अंदर पहुंचता है, मिडगट के अंदर वहाँ पे एल्कलाइन पीएच है, वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इट गेट एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट होकर ये क्या करेगा, जो आपके मिडगट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, मिडगट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर ये पोर्स क्रिएट कर देता है, एंड रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ सेल्स एंड सेल डेथ। रप्चर ऑफ सेल्स एंड इंसेक्ट डेथ। इस तरीके से ये काम करता है, बहुत सिंपल है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। इसका जो प्लाज्मिड है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस होता है प्लाज्मिड, वहाँ पे कुछ जीन्स हैं, वो आपकी जब ट्रांसक्राइब करेंगी तो वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाएंगे जो कि टॉक्सिन होता है, या फिर इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन होता है। जैसे कि ये प्रोटीन ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये जो प्रोटीन है ये क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट या इन तीनों कैटेगरीज में लेपिडोप्टेरेंस, कोलेप्ट्रेंस और डिप्टेरेंस की किसी भी ऑर्गेनिज्म का लार्वा जब इसको इंजेक्ट करता है तो उनके गट में जाने के बाद ये जो प्रोटीन है ये एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पे जो मिडगट के एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें पोर्स क्रिएट कर देती है, उस सेल्स को रप्चर कर देती है, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो अब ये जो टेक्निक यूज करी गई थी, ये जो जीन्स थी, ठीक है, इन जीन्स को डायरेक्टली इंसर्ट करा दिया गया आपका प्लांट्स के अंदर। प्लांट जो है, प्लांट के जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर इन जीन्स को इंसर्ट करा देंगे, तो जो प्लांट है आपका वो इन 3 ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसमें जो जीन्स यूज होती है वो बेसिकली होती है क्राई जीन्स। कौन सी जीन्स है वो यहाँ पे लिख देते हैं, क्राई जीन्स, ठीक है। तो क्राई जीन्स भी अलग अलग होती है। अगर क्राई 1AC और क्राई 2AB ये किसके लिए होती है? ये होती है कॉटन वॉलवॉर्म। ये जो कीड़ा है कॉटन वॉलवॉर्म, इसको किल कर देती है क्राई 1AC और क्राई 2AB। और अगर आपका होता है क्राई 1AB, ये कॉर्न बोरोवर इस इंसेक्ट के अगेंस्ट
आपकी वर्क करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया बीटी कॉटन का। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। नेक्स्ट टर्म आरएनए इंटरफेरेंस या जिसको हम आरएनए आई या आरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं, साइलेंसिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो आपका टोबैको की फसल थी, ये जो टोबैको की आपकी जो क्रॉप फील्ड थी उसके रूट्स के अंदर आपका निमेटोड जो आपका एक राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी में आ जाते हैं इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म, उसका नाम था मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा। ये इंसेक्ट था, ये क्या कर रहा था, इट वॉज इन्फेस्टिंग रूट्स ऑफ टोबैको। तो ये जो इंसेक्ट था, ये जो टोबैको प्लांट की रूट्स था उनमें आपका इन्वेस्ट कर रहा था, इतना ग्रोथ कर जा रहा था जिसकी वजह से आपका टोबैको की जो रूट्स थी वो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे थे सॉइल से और आपका सारे का सारा क्रॉप खराब हो पा रहा था। तो ये जो टेक्निक आई थी आरएनए इंटरफेरेंस, इसमें आपका ये जो निमेटोड है इसके आरएनए को साइलेंट करना था। साइलेंट का मतलब है नॉन फंक्शनल बनाना था। तो इसकी क्या टेक्निक है, फंक्शनल। हम लोगों को जो आपका पेस्ट है, जो पेस्ट के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, वो जो डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है पेस्ट का, वो पेस्ट के आरएनए के साथ बाइंड करता है, उसको साइलेंट कर देता है। बहुत सिंपल है, इसको देखो, आपका ये दिस इज पेस्ट का दिस इज आरएनए। ठीक है, अब ये इसके साथ हम डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐड कराएंगे, जिसकी वजह से वो इस आरएनए को साइलेंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं कि आपका ये जो आरएनए है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को लेके हम डीएनए लेते हैं। सोर्स क्या होता है हमारा डीएनए का, कहाँ से हम डीएनए लेते हैं, डीएनए हम लेंगे या तो रेट्रोवायरस से या फिर ट्रांसपोजोन जिनको आप जंपिंग जीन्स भी बोलते हो, क्योंकि वो आपकी बार बार रिपीट करती है सीक्वेंस, जंपिंग जीन्स और बार बार आती है। ठीक है, तो हमारा सोर्स क्या होगा जहाँ से हमें डीएनए लेना है, रेट्रोवायरस और ट्रांसपोजोन आपका ले सकते हैं जीन्स, वहाँ से हम डीएनए लेंगे। हमें ध्यान रख लेना है डीएनए का सीक्वेंस जो आगे चल के कॉम्प्लीमेंट्री बना है, जो हमारा पेस्ट है उसके आगे से। ठीक है, इस डीएनए को, ठीक है, जो डीएनए हमने लिया है हम प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। कौन से वेक्टर को लेंगे हम, ये सोर्स डीएनए है मेरा, यहाँ से लिया मैंने, उसको मैंने उसको वेक्टर को यूज किया एग्रोबैक्टीरियम मेरा वेक्टर है, उसके थ्रू मैंने प्लांट सेल के अंदर अपना ये डीएनए डाल दिया। ठीक है, जब प्लांट सेल का डीएनए, ये जो प्लांट सेल का डीएनए है इसके साथ मेरा डिजायर्ड डीएनए भी है या फिर मेरा रिक्वायर्ड डीएनए भी है, रिक्वायर्ड डीएनए, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए बनेगा। अब जो मेरा रिक्वायर्ड डीएनए है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, दिस इज आपको पता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो मेरा जो मैंने डीएनए ऐड किया था उसके कुछ सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है अगर यहाँ पे ए सी जी सी है तो उसके बदले यहाँ पे होगा यू जी सी और जी। ठीक है, तो ये
ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने के बाद ये पेयर कर जाएगी, एंटीसेंस और सेंस आरएनए बना के इनकी पेयरिंग हो जाएगी और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये तो प्लांट सेल के अंदर है, पेस्ट के आरएनए के साथ एनकाउंटर करेगा तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके साथ इसको अटैच करके पेस्ट के आरएनए को नॉन फंक्शनल या साइलेंट कर देगा। बहुत सिंपल है। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ इसको। हमने एक सोर्स से डीएनए लेना है, वो रेट्रोवायरस से ट्रांसफर होना है, उसको हमने वेक्टर का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके प्लांट सेल के अंदर डाल देना है। तो जब प्लांट सेल का डीएनए है हमारा, दिस इज प्लांट सेल, ये मेरा प्लांट सेल का डीएनए है। प्लांट सेल के डीएनए के साथ मेरा यहाँ पे आ गया वाई, जो मैंने डीएनए ऐड किया है, ठीक है। ये सारा का सारा आपका डबल स्टैंडर्ड है, आपको पता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। फिर जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और इससे आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, इससे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। तो जो मैंने डीएनए ऐड किया था उसके सीक्वेंस ऐसे होंगे कि वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे और वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है यहाँ से अटैच होके ये आपका जो पेस्ट था उसके आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री वहां जाके अटैच कर देंगे और उस पेस्ट के आरएनए को नॉन फंक्शनल या साइलेंट कर देंगे। इसको इसलिए टेक्निक को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए या आरएनए साइलेंसिंग, जिसमें हम पेस्ट के आरएनए को नॉन फंक्शनल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एप्लीकेशन इन मेडिसिन। यहाँ पे एग्रीकल्चर का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन लाइन में भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आपका आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन एक आपका हार्मोन होता है जो कि आपका पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आपका ध्यान रखना है, इंसुलिन को डिटेक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे आपके सर एडवर्ड शार्पी सेफर 1916। सर एडवर्ड शार्पी सेफर इन 1916। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज आपको पता है स्टमक के जस्ट नीचे होता है, उसके अंदर आइलैंड्स ऑफ पेनक्रियाज से एक हार्मोन बनता है, ठीक है, वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का मतलब होता है आइलैंड, तो इन्होंने इसका नाम रखा इंसुलिन। इन्होंने इतना बताया। उसके बाद आपके जो साइंटिस्ट आए बेस्ट एंड बेंटिंग, ठीक है, बेस्ट एंड बेंटिंग, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन ईयर 1921 डॉग्स के पेनक्रियाज से इंसुलिन को निकाला, ठीक है, इंसुलिन को आइसोलेट किया, निकाला था, ठीक है। अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, तो ये आपका मेन 3 चेन से बना होता है। इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन की 3 चेन है, एक तो है ए और दूसरा है इसका ए चेन एंड बी चेन, ठीक है। अभी जो ए चेन है और ये बी चेन है, ए चेन आपका थोड़ी शॉर्ट होती है, मैं आपको दोबारा से बना देती हूँ। दिस इज ए चेन, दिस इज बी। ये प्रोटीन चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। टोटल मिला के 51 अमाइनो एसिड्स की बनी है, 51 अमाइनो एसिड्स की ये चेन्स बनी है, जिसमें से जो आपका ए चेन है वो 21 अमाइनो एसिड्स की है और जो बी चेन है वो 31 अमाइनो एसिड्स की है। और ये दोनों चेन, इसको ये ए चेन लिखा मैंने, बी चेन लिखा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये होता है मैच्योर आपका, दिस वन इज मैच्योर इंसुलिन। लेकिन आपका जो आपका प्रोएक्टिव इंसुलिन है या जो स्टार्टिंग में इंसुलिन बनता है उसमें एक और चेन होती है, दिस इज सी चेन, सी पेप्टाइड चेन, ठीक है, सी पेप्टाइड, जो बाद में जाके अलग हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलिन का ये स्ट्रक्चर है, उसमें 2 चेन है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपका जो फर्स्ट टाइम आपका 1983 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, ठीक है। इस कंपनी ने पहली बार ई. कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके
आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन इन्होंने बनाई, जिसको इन्होंने नाम दिया ह्यूमिलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिलिन भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो पहले आपका इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके जो स्लॉटेड एनिमल्स थे उनके पैनक्रियास से इंसुलिन जब निकाल के हम लोग ऑर्गेनिज्म को सप्लाई कर रहे थे तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे बॉडी में। लेकिन अगर हम ये इंसुलिन को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाते हैं तो वो एलर्जिक रिएक्शन वाले चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ए जीन को, ठीक है, और बी चेन को बनाने वाले बी चेन को इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इकोलाई इन्होंने बैक्टीरिया लिया, एक के अंदर इन्होंने ए जीन डाली, एक इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर ए जीन डाली, दूसरी इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर इन्होंने बी जीन डाली। ठीक है, तो उससे इन्होंने क्या मिला, इनको बहुत सारी ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल गई। ठीक है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और जो दूसरे इकोलाई से था, दो सेपरेट उन्होंने बैक्टीरिया यूज करा, उससे उनको बहुत सारी बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल गई। ठीक है, उसके बाद बाहर इन दोनों को आइसोलेट करके इन दोनों के बीच में इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट करवाया एंड दे सप्लाई टू ऑर्गेनिज्म, लाइक दिस ह्यूमिलिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। बी पॉलीपेप्टाइड चेन 31 अमीनो एसिड्स की है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन 21 अमीनो एसिड्स की है। जब ये मैच्योर नहीं होती तब उसमें एक सी पेप्टाइड चेन भी, लेकिन जब इंसुलिन मैच्योर होती है सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाती है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रह जाते हैं। तो 1983 में एक्चुअली जब एग्जैक्ट डेट इज 5 जुलाई 1983 में एली लिली कंपनी ने फर्स्ट टाइम पे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। उन्होंने क्या किया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाली जीन ले ली, बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाली जीन ले ली। इस जीन को इन्होंने एक इकोलाई बैक्टीरिया में डाला, बी जीन को उन्होंने दूसरी इकोलाई बैक्टीरिया के दोनों के प्लाज्मिड में डाला। ठीक है, इससे बहुत सारी ए पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, बी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, दोनों को बाहर डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट करवा दिया एंड सप्लाई टू ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में भी मिल जाता है, एलर्जिक रिएक्शन का चांस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो मेडिसिन में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, पहले हम जीन थेरेपी डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड टॉपिक है दैट इज जीन थेरेपी। तो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, एक मेथड नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ मेथड है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स टू करेक्ट द डिफेक्टिव जीन ऑफ द बॉडी, डिफेक्टिव जीन और म्यूटेड जीन इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जीन डिफेक्टिव होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे कलेक्टिव मेथड्स थे, उसको हमने जीन थेरेपी कहा है। तो सबसे पहले ये जीन थेरेपी बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी। हीमोफीलिया है, SCID है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ये और इसके अलावा अब जो मेन हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कि 1990 में सबसे पहले ये 4 ईयर की गर्ल के ऊपर अप्लाई किया गया। 4 ईयर का गर्ल थी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या किया, उनका नाम था इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक तो एन ब्लीस, दूसरे थे WF एंड्रिस्को। ठीक है, इन दोनों ने ये दोनों कहाँ पर ट्राई किया था, इन दी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के अंदर ये दोनों ने आपका एम ब्लीस एंड WF एंड्रिस्को इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर उन्होंने 4 ईयर गर्ल को जिसको एक डेफिशिएंसी थी ADA की डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डेअमीनेज डेफिशिएंसी। तो इसको इस एंजाइम, उसकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बना था। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इम्यून रिस्पॉन्स, जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, मेनली जो लिम्फोसाइट सेल डेवलप होते हैं उनके फॉर्मेशन में ADA का बहुत रोल होता है। तो उसकी बॉडी में, बच्ची की बॉडी में ये एंजाइम नहीं बना था क्योंकि इसको बनाने वाली ADA जीन उसकी बॉडी में
मिसिंग थी। तो क्या किया गया, उस बच्ची के बॉडी से आपके लिम्फोसाइट्स को लिया गया, लिम्फोसाइट्स को बाहर कल्चर किया गया, ठीक है, कल्चर मीडियम में किया गया। उसमें आपका जो एडीए एंजाइम को बनाने वाला जो करेक्टिव जीन थी, ठीक है, एक्चुअली में जो डीएनए हम बोलेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर को का यूज करके, रेट्रोवायरस हम इसमें वेक्टर यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके उन सेल्स के अंदर, जो लिम्फोसाइटिक सेल्स के अंदर डाला गया था और दोबारा से उस बच्चे के बोन मैरो में वो ट्रांसफर किया गया। तो अब हमें पता है ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं दे आर मोर्टल, दे आर नॉट इमोर्टल। तो वो थोड़े टाइम के बाद दे अंडरगो डेथ, ठीक है। तो इस केस में होता है कि बार बार इन सेल्स को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है इन द पेशेंट, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेथड भी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट मेथड भी है, लेकिन कोई भी परमानेंटली क्योर मेथड नहीं है। परमानेंटली क्योर इसका तभी है कि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में उस पर्टिकुलर डिसीज को डिटेक्ट करके उस इंडिविजुअल के बोन मैरो से करेक्टिव जीन उस एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर करी जाए, देन ओनली इट इज अ परमानेंट मेथड, अदरवाइज इट्स नॉट अ परमानेंट मेथड। दोबारा से बता देती हूँ कि इसको ट्रीट करने के लिए दो और मेथड